या सामाजिक न्याय के जो सवाल थे जिसमें बोला जा रहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जिनकी संख्या 1% से भी कम है कि उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा। दूसरा, केवल संख्या के आंकड़ों को प्रकाशित कर देने से काम नहीं होगा, क्योंकि बात यह थी कि इन सारी जातियों में जो सवाल उठ रहे थे कि इस जाति ने इस जाति का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा खाया है, तो वो कैसे पता चलेगा। उन्होंने तो आंकड़े प्रकाशित नहीं किए कि जिनकी संख्या 14% है, कुर्मी की संख्या 2.87% है, तो उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, एजुकेशनल पार्टिसिपेशन कितना है, उनके पास इकोनॉमिक जो संसाधन है, इकोनॉमिक जो एसेट्स हैं वो कितने हैं। तो वो आंकड़े जब तक नहीं आएंगे तब तक ये केवल जाति के जो आंकड़े हैं उनसे काम नहीं चलेगा। जैसे साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़। हमारे साथ हैं स्कॉलर पंकज चौरसिया जी। बात करेंगे जो अभी हाल ही में आज जो कास्ट सेंसस का जो मुद्दा आया है उसी को लेके, उस पर इनका क्या कहना है और इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे यादव जो हैं वो 14% दिखाएंगे, जबकि इतना अनुमानित था, बाकी और जातियों को कम दिखाया गया है। और जो अति पिछड़ा है वो 36% है और पिछड़ा 27% है। तो उसी को लेके हम बात करेंगे पंकज चौरसिया से। तो जो अभी जो जाति जनगणना रिजल्ट आया है आज, उसको आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की वहाँ पर संख्या कम दिखाई गई है और कुछ ज़्यादा है, तो इसको आप क्या कहना है इस पर? अभी जो आंकड़े प्रकाशित हुए हैं रिपोर्ट के माध्यम से, उसमें सबसे जो बड़ी लार्जर कास्ट है वो यादव है, जिसका जनसंख्या प्रतिशत जो है 14% है। दूसरा, कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन संख्या के लिहाज से वो बहुत कम है या प्रतिशत में 1% से भी कम है। तो जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी या सामाजिक न्याय के जो सवाल थे जिसमें बोला जा रहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जिनकी संख्या 1% से भी कम है कि उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा। दूसरा, केवल संख्या के आंकड़ों को प्रकाशित कर देने से काम नहीं होगा, क्योंकि बात यह थी कि इन सारी जातियों में जो सवाल उठ रहे थे कि इस जाति ने इस जाति का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा खाया है, तो वो कैसे पता चलेगा। उन्होंने तो आंकड़े प्रकाशित नहीं किए कि जिनकी संख्या 14% है, कुर्मी की संख्या 2.87% है, तो उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, एजुकेशनल पार्टिसिपेशन कितना है, उनके पास इकोनॉमिक जो संसाधन है, इकोनॉमिक जो एसेट्स हैं वो कितने हैं। तो वो आंकड़े जब तक नहीं आएंगे तब तक ये केवल जाति के जो आंकड़े हैं उनसे काम नहीं चलेगा। जैसे कि आपने कहा जाति के आंकड़े, वो आपने कहा जो डाटा कितने लोग कितने संसाधनों पर हिस्सा है, लेकिन सब देखने वाली बात है कि एक जो यादव कमेटी है वो काफ़ी लंबे समय से बिहार में सत्ता में रही है और अभी भी सत्ता में है। तो अब सवाल ये उठता है कि यादव और जो मुस्लिम हैं वो दोनों मिला के 31% हो जाते हैं। तो ऐसे में जो अन्य जो पिछड़ी जातियाँ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा? क्या लगता है उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? उस पर क्या कहना? ये सच है कि उनका अगर नंबर्स को अगर हम मिला दें तो जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन केवल अब 2014 के बाद से जो भारतीय राजनीति है और स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया की जो राजनीति है वो बदल चुकी है। अब नंबर्स पे इस जात को इसकी जात से अलाइंस कर दो, तो ये दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग करते थे 2014 के पहले तक, और थोड़ा बहुत संभव सक्सेस भी होता था, लेकिन ये पॉलिटिक्स अब बदल चुकी है। माई फार्मूला अब नहीं चलने वाला है। माई फार्मूले में जो मुस्लिम है उसमें भी अशराफ और बिहार के अंदर जो डिस्कोर्स है अति पिछड़ा का और पसमानदा का, वो अपने सबसे पीक पॉइंट पे है। तो सारे मुस्लिमों को एक जैसा देखना ये अब न्याय संगत सवाल नहीं है, न्याय संगत मुद्दा नहीं है। तो सारे मुसलमान अब यादव के साथ नहीं जाएंगे, और मुसलमानों में भी जो अति पिछड़ा है वो यादव के साथ नहीं जाएगा या किसी के साथ भी नहीं जाएगा। तो जैसे आपने मुसलमानों, तो अति पिछड़े की जो और अन्य जातियां हैं, तो क्या लगता है कि अन्य पिछड़ी जातियों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनको मिल पाएगा, और नहीं मिल पाएगा तो क्यों नहीं मिल पाएगा? क्या लगता है कि जो इस तरह के आंकड़े प्रदर्शित करने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक जाति विशेष की राजनीति हो जाएगी? मुझे 1931 का मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ मित्रों ने मुझे भेजा है कि 1931 के जो डाटा था, तो 1931 में उड़ीसा भी उसका पार्ट हुआ करता था, झारखंड भी पार्ट हुआ करता था जो आपका है। तो उसमें बताया जाता है कि उनकी प्रतिशत जो संख्या है कोयरियों की वो ज़्यादा थी। अब अलग होने के बाद से, लेकिन कोई अगर मान लो उनका वो कह रहे हैं कि 12% है, तो उनका एकदम से 4% कैसे हो सकता है? ये थोड़ा भयानक सवाल है, और उनका जो सवाल जो कर रहे हैं वो अगर ऐसा था 1931 के डेटा में तो उस पर गौर किया जाना चाहिए। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि जो अति पिछड़ी जाति हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे सुनिश्चित होगा? नहीं होगा। पूरी पार्लियामेंट इंडियन डेमोक्रेसी को या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को संख्या के बिहाफ पे देखा जाने लगा है। तो न्याय कहने को केवल न्याय है, लेकिन पूरी डेमोक्रेसी जो है आप खड़ा कर दिया गया है संख्या पर और आरक्षण पर। तो जिनकी संख्या कम है वो तो कभी चुन के नहीं आएंगे, उनको कोई टिकट भी नहीं देगा। पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं वो संख्या के आधार पर टिकट देती हैं, और अब जो संख्या में कम है जाहिर बात है उनके पास संसाधन भी नहीं है, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते, तो उनको न्याय कहाँ से मिलेगा? उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी कम होगा, दूसरे उनके पास इकोनॉमिक संसाधन नहीं है, उनका एजुकेशनल रिप्रेजेंटेशन कम होगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इसमें जो सबसे
हाशिए के जो हाशिए की जातियाँ जो बनेंगी वही जातियाँ बनेंगी जिनकी संख्या कम है। जैसे आपने कहा संख्या कम है, कहा जाता है कि ओबीसी की जाति जनगणना करा दी जाए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उसकी हिस्सेदारी दे दी जाए। लेकिन कहीं देखा जाए तो जो अति पिछड़ी जातियां हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो आज आंकड़े बिहार में आए हैं उससे अति पिछड़ी जातियों को नुकसान है, और अभी आपने कहा कि उनका हिस्सा सुनिश्चित नहीं होगी। तो क्या ये उनके लिए मतलब नुकसानदायक है, या होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं उनको? नहीं, कंप्लीटली ये नहीं कहा जा सकता है कि उनका नुकसान है या किसी भी जाति का फ़ायदा या नुकसान है। दोनों चीज़ें हैं। जब कोई डेटा आता है या कोई रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो उसके दोनों व्यू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव व्यू ये है कि हर एक जाति का अपना संख्या पता चल गया। अब इससे ये होगा, एक डिमांड बढ़ेगी कि हमको हमारे जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। दूसरा, इससे ये भी अब पता चलेगा कि जिनका प्रतिशत ज़्यादा है उनका पार्लियामेंट्री में या वहाँ की विधानसभाओं में कितना रिप्रेजेंटेशन है, एजुकेशन में उनका उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तीसरा, एक और नया डिबेट आएगा कि जिनको अभी तक बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं मिला है और उनका संख्या भी कम है, 1% से भी कम है, तो उनको आप कैसे देखेंगे? उनको आप जस्टिस के दायरे में उनको जस्टिस कैसे करेंगे? तो ये सारे सवाल आने वाले हैं अगले चुनाव में, और ये डिबेट और बढ़ने वाली है। डिबेट यही केवल संख्या के तक सीमित नहीं होने वाली, इसके बियॉन्ड भी जाएगी। नहीं, जैसे कि आपने कहा डिबेट रुकने वाली नहीं, डिबेट और संख्या बढ़ आगे संख्या की बात करें, संख्या आ रही है, लेकिन जो जैसे कि नाई समाज, ठाकुर समाज है, उनकी जो वो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, तो अब आने वाले समय में जैसे आपने कहा कि उनका रिप्रेजेंट, तो क्या लगता है कि वो फिर से वो अति पिछड़े लोग मुख्यमंत्री या मंत्री सत्ता में आ पाएंगे, काबिज हो पाएंगे? क्योंकि अभी जो जो आंकड़े हैं उस हिसाब से तो एक बिहार में एक यादव समाज काफ़ी ओबीसी में सक्षम और पहले से भी मतलब नौकरियों में हर जगह रहा है, तो अभी सत्ता में भी हैं। तो क्योंकि लालू जी इस बात को कहते हैं कि हम दलित पिछड़ों के नेता हैं, तो जो दलित पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं, क्या उनकी अभी तक तो उनको हिस्सेदारी मिली नहीं है, जहाँ तक जो आंकड़े हैं, क्या आगे उनको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? और नहीं मिल पाएगी तो क्या प्रोसेस है कि अति पिछड़े लोग क्या उस तरह से, क्योंकि आप इन्हीं पर रिसर्च करते हैं, आपका जो सब्जेक्ट है वो यही सब्जेक्ट है, तो उनको अति पिछड़ों को कैसे न्याय मिलेगा? दूसरा, आप सारे लोग जो हैं ओबीसी को एक होमोजीनियस ग्रुप में देखते हैं, जो कि है नहीं। ओबीसी एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है, उसमें बहुत सारी ऐसी भी जातियां हैं जो अपर क्लास की उसमें शामिल की, क्योंकि जो ओबीसी क्लास बना है वो केवल दो चीज़ों पे बना है, एक सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो है। तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कोई भी कास्ट किसी स्टेट में हो सकती है और उसको ओबीसी दायरे में लाया जा सकता है। कई सारे राज्यों में बाद में शामिल किया गया है, और बिहार का जो डेटा आप देखेंगे तो उसमें गोस्वामी लोग जो ब्राह्मण की ही कास्ट है उसको शामिल किया गया है। तो एक तो हेट्रोजीनियस है। दूसरा, ये पूरी जो अभी लड़ाई शुरू हुई है राजनीति में, वो लड़ाई अब है कास्ट रिप्रेजेंटेशन की। क्लास रिप्रेजेंटेशन कभी था ही नहीं। ये बहुजनवाद कहना और ओबीसी वाद कहना या ओबीसी वर्ग, ये सारी जो विमर्श है ये धरातल पर नहीं है ओबीसी कहना। तो ये सारी जो विमर्श अभी है वो कास्ट का रिप्रेजेंटेशन चाहिए हमें, क्लास का नहीं। अगर क्लास का रिप्रेजेंटेशन होता तो ये सारे जो सोशल जस्टिस के जो मुद्दे अभी नए उभर कर आए हैं, जिसमें अति पिछड़ी जातियों का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है, वो शायद नहीं आ पाते। और जो 2014 में जो सरकारें बनी हैं और 2019 की जो सरकार बनी है, उसमें सबसे ज़्यादा अति पिछड़ी जातियों ने करंट गवर्नमेंट को वोट किया है। नहीं, तो आपने करंट गवर्नमेंट को वोट किया है, गवर्नमेंट, और जो वर्तमान में सरकार है उसने आवाज़ भी उठाई है। देखा जाए तो उससे पहले तो एक स्थापित जातियाँ उन्हीं की बात होती थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने अति पिछड़ा पासमानदा का मुद्दा ये सरकार लेके आई। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में वर्तमान सरकार को अति पिछड़ा वर्ग वोट करेगा या फिर कोई अपना अलग रास्ता चलेगा? नहीं, एक तो ये है कि अति पिछड़ा वर्ग जो है बिहार में, वो जितना मुझे समझ में आता है और मैं जितना बात करता हूँ वहाँ के लोगों से, तो नीतीश जी के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है। उसके कई सारे कारण हैं। दूसरा, अगर हम नेशनल लेवल पर देखते हैं, अगर नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, तो वो मोदी जी के साथ सबसे ज़्यादा वोट करता है, मोदी को वोट पसंद करता है। दूसरा, जो जस्टिस रोहिणी कमीशन 2017 में ओबीसी रिजर्वेशन को बांटने के लिए जो बिठाया गया, वो अब और तेज़ी के साथ आएगा, और विपक्ष को भी अपने सारे मुद्दे जो हैं, सारी जो रणनीतियाँ हैं चुनाव जीतने के लिए, वो बदलना पड़ेगा। और बीजेपी को भी मजबूर कर देगा, क्योंकि उनको भी बिहार के अंदर तो और भी मजबूर करेगा, और यूपी में भी मजबूर करेगा। दूसरा, एक और प्रेशर ये हो गया है करंट गवर्नमेंट पे, मोदी गवर्नमेंट पे, कि वो रोहिणी कमीशन को प्रकाशित करे और उसे लागू करे। उसकी काट, जो रिजल्ट आए हैं, प्रकाशित हुए हैं बिहार के अंदर, उसकी काट रोहिणी कमीशन है। और रोहिणी कमीशन अगर लागू होता है तो ये सारी जातियों की, जो अपर ओबीसी के अंदर अपर जाति हैं, इनकी पॉलिटिक्स को लगभग ख़त्म कर देगा। तो ये थे हमारे साथ पंकज चौरसिया, अति पिछड़ा जातियों पर रिसर्च करते हैं। इनका कहना है कि अब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, और मोदी गवर्नमेंट पे प्रेशर है कि रोहिणी कमीशन रिपोर्ट को लागू किया जाए, क्योंकि अगर नहीं लागू करते तो कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव में नुकसान हो सकता है।
आप देखते रहिए मेरे साथ क्लाउड नेटवर्क। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।